नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और शो के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। बांग्लादेश हमारा वो पड़ोसी जिसके अस्तित्व में भारत का एक बड़ा किरदार रहा। बांग्लादेश फ्रीडम मूवमेंट में भारत ने साथ दिया और पूर्वी पाकिस्तान का एक नए नाम के साथ उदय भी हो गया। लेकिन यह मुल्क अपने जन्म से ही अस्थिरता के दौर से गुजरता रहा, जिनमें बांग्लादेश में हुए सैन्य तख्तापलट भी शामिल हैं। आज इनसाइड आउट में बात होगी बांग्लादेश की अस्थिरता की, बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की, राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल की, शेख हसीना और उनके कार्यकाल की भी बात करेंगे। भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों को भी आपके सामने रखेंगे। 16 दिसंबर 1971 भारत के लिए विजय दिवस और बांग्लादेश के लिए असली आजादी का दिन। यही वो तारीख थी जब मौजूदा बांग्लादेश पाकिस्तान की बर्बरता से आजाद हुआ। क्योंकि 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, इसी वजह से बांग्लादेश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। इसी दिन शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने शासन संभाला और बांग्लादेश के भविष्य की नई इबारत भी गढ़ी। हालांकि पाकिस्तान की जेल में बंद मुजीबुर रहमान अपनी ही सरकार के पहले शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान 10 जनवरी 1972 को बांग्लादेश लौटे। जब वो पाकिस्तानी जेल से रिहा हुए थे, शेख मुजीब पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी और भारत के सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया था। हमने भलाई किया बांग्लादेश का हमेशा, और पिछले साल तक भी वो 50th एनिवर्सरी पे हमारे जो ऑफिसर जवान जेसीओज या सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने 71 वॉर में हिस्सा लिया है उनको बुलाते थे हर साल, और 50th एनिवर्सरी पे तो स्पेशल प्रोग्राम्स हुए हैं वहाँ। एंड वो आज भी एहसानमंद हैं कि इंडिया ने इतनी हमारी मदद की और एक अलग स्टेट बना के हम वहाँ 1 महीना नहीं रहे। नहीं तो कंट्रीज जाती हैं, पूरा देश है तो वहाँ जी वो आप सिविल वो गवर्नर बन जाएं, हमारे कोई फौजी अफसर और देश को चलाएं। विद इन 1 मंथ और 2 months आई थिंक द कंप्लीट इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस वर आउट ऑफ बांग्लादेश आफ्टर द वार। उनको मुजीबुर रहमान जी को जब छोड़ा गया, और आई थिंक 28 मार्च में, जो आज भी याद, हम छोटे होते थे सुनते थे स्पीच, जब उनकी सुनी हमने, बंगबंधु कहते थे उन्हें, तो इट वॉज हैंडेड ओवर टू देम। एंड ये हमारा कोई किसी की ये ज़मीन, किसी की कंट्री, किसी के इलाके में कोई भी ऑक्यूपेशन का कभी भी नहीं रहा है। तो ये दुनिया को पता था। उस टाइम भी बड़े अपोजिशंस हुई थी हमारी, यूएस ने, प्रेसिडेंट निक्सन ने, 7th फ्लीट, सब कुछ था, चाइनीज़ भी ऊपर थे नॉर्थ में। तो पर इंडिया ने हमेशा दिखाया है कि ये अगर आप सच का रास्ता चलो, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई थी, और उसको जिस तरीके से हमने रिलीफ किया और एक कंट्री को शेप दिया, एक माना जाता है आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहरहाल बांग्लादेश बना तो सही, लेकिन एक देश के रूप में खुद को स्थिर नहीं रख पाया। There should be free, fair and inclusive election, and that election should be within December. There should be free, fair and inclusive election, and that election should be within December. And that election should be within December. I don't know what's happening in Bangladesh. I don't know whether anybody knows what's really happening in Bangladesh today. I hope that the president or tentative president is frustrated because he's not able to come to terms with what is taking place inside Bangladesh. As I said in my talk just now, I think India and Bangladesh have to be friends, not merely friends, they need to be extremely close friends. And I do hope that efforts will be made to improve relations between India and Bangladesh and bring it back to the situation that has existed previously. एक अलग मुल्क बनने के बाद वहां की सेना ने कई बार तख्ता पलट किया। 15 अगस्त 1975 में पहली बार तख्ता पलट के जरिए मुजीबुर सरकार को हटाया गया। इस घटनाक्रम में शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। अधिकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की धर्मनिरपेक्ष सरकार को खांडेकर मुश्ताक अहमद के नेतृत्व वाली
इस्लामी सरकार से बदलने की योजना बनाई थी। तख्ता पलट में शेख मुजीब और उनके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। नैरेटिव बनाया गया ना, वहाँ नैरेटिव ये बनाया गया जो रेडिकल इस्लाम है, क्योंकि जमायत इस्लामी के कई लोग मुजीबर रहमान की फैमिली और उनकी डेथ में उनके हाथ थे, और काफ़ी लोगों को अभी तक ट्रायल चलते हुए फांसियां भी हुई। 1975 से 1990 तक बांग्लादेश पर सैन्य शासन रहा। करीब 29 सैन्य तख्तापलट हुए, जिनमें से कुछ सफल रहे तो कुछ असफल। 15 अगस्त 1975 शेख मुजीबुर रहमान की जगह पर खांडेकर मुश्ताक अहमद को लाने के लिए मध्य श्रेणी के सैन्य अधिकारियों द्वारा सैन्य तख्तापलट होता है, जिसमें शेख मुजीब और उनके परिवार के ज्यादातर लोग मार दिए जाते हैं। 3 नवंबर 1975 ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने खांडेकर मुश्ताक अहमद को सत्ता से हटाने के लिए तख्तापलट की योजना बनाई। 1975 देश में सैन्य कर्मियों और जातीय समाजतांत्रिक दल के राजनेताओं ने तख्तापलट कर खालिद मुशर्रफ की हत्या कर दी और जियाउर रहमान को मुक्त करवा दिया। 1977 में सितंबर और अक्टूबर के महीने में जियाउर रहमान की कई बार हत्या की कोशिश हुई, लेकिन ये सभी हमले नाकाम रहे। इन हमलों में JAL फ्लाइट 472 के अपहरण से घटनाएं शुरू होती है। 30 मई 1981 चटगांव में सैन्य अधिकारियों द्वारा जियाउर रहमान की हत्या कर दी जाती है। 24 मार्च 1982 जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद राष्ट्रपति सत्तार को पद से हटा देते हैं और खुद को मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक घोषित करते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में संविधान भी निलंबित कर दिया जाता है। 19 मई 1996 लेफ्टिनेंट जनरल अबू सालेर मोहम्मद नसीम की ओर से तख्तापलट की असफल कोशिश होती है। नसीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और औपचारिक सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। 11 जनवरी 2007 सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोइन यू अहमद तख्तापलट को अंजाम देते हैं। सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार का गठन किया जाता है। हालांकि 2008 के चुनावों के बाद यह सरकार भंग हो जाती है। 25-26 फरवरी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स की ओर से विद्रोह होता है, जिसका नतीजा भयानक होता है। इस विद्रोह में मेजर जनरल शकील अहमद, 56 अन्य सैन्य अधिकारी और 17 नागरिक मारे जाते हैं। 11-12 जनवरी 2012 में एक बार फिर तख्तापलट की कोशिश होती है, लेकिन असफल रहती है। इस तख्तापलट की योजना में बांग्लादेश में इस्लामी कानून स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन बांग्लादेश सेना ने इसे रोक दिया था। इसके अलावा भी बांग्लादेश में सेना और सरकार में असंतोष चरम पर रहा है। तख्तापलट से इतर अब बात शेख हसीना की, जिन्होंने बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाई और सैन्य शासित देश में लोकतंत्र बहाली की पुरजोर कोशिश की। लेकिन इसके लिए एक बार फिर 1975 के दौर में चलते हैं, जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना उन्हीं की बेटी है। चूंकि शेख हसीना उस समय अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी, इसी वजह से वो जिंदा बच गई। सितंबर 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में जन्मी शेख हसीना राजनीति में 1960 में सक्रिय हुई, जिस समय वो ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। पिता की हत्या के बाद वो बांग्लादेश नहीं लौटी। कुछ साल तक वो जर्मनी में रही, फिर भारत की शरण में आई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया। 1981 में जब हालात बेहतर हुए तो शेख हसीना अपने देश बांग्लादेश वापस लौट आई। शेख हसीना वापस अपने देश लौटी तो उनके समर्थन में लाखों लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। शेख हसीना इस समर्थन से बेहद उत्साहित हुई। शेख हसीना ने अपने पिता की पार्टी आवामी लीग का नेतृत्व किया। उन्होंने पूरे देश में जन समर्थन अभियान भी चलाया। शेख हसीना ने 1986 के आम चुनाव में हिस्सा लिया। हालांकि इस चुनाव में वो हार गई। 7 मई 1986 को हुए बांग्लादेश में आम चुनाव। इन चुनावों में शेख हसीना की पार्टी समेत कुल 1527 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा।
इन चुनावों में जातीय पार्टी की जीत हुई, जिसने 300 सीटों में से 153 सीटें जीती थी। इतिहासकारों के मुताबिक इस चुनाव में सेना का दखल बहुत ज्यादा था। इसके बाद 1991 में चुनाव में भी शेख हसीना को हार का ही सामना करना पड़ा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिद जिया को जीत मिली और 1991 से 1996 तक पहली बार बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री भी वो बनी। शेख हसीना ने अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को हराया और देश की पीएम बनी। हसीना ने 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया। स्वतंत्रता के बाद से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली हसीना देश की पहली प्रधानमंत्री भी बनी। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत सरकार के साथ गंगा नदी पर 30 साल के जल बंटवारे की संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। 2001 से 2009 तक बांग्लादेश में खालिदा जिया बतौर प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज रहीं। 2006 से 2008 तक बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार थी, इसे भी खालिदा जिया ने ही लीड किया था। 2009 से 2014 तक एक बार फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना सत्ता पर काबिज हुई। इस चुनाव में उन्होंने जातीय पार्टी के साथ महागठबंधन के बैनर तले संसदीय चुनावों में भाग लेने का फैसला लिया। हालांकि 11 दिसंबर 2008 को शेख हसीना ने एक समाचार सम्मेलन के दौरान अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की घोषणा की थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान शेख हसीना ने पाकिस्तानी सेना और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए गए बांग्लादेश नरसंहार में शामिल संदिग्धों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का गठन किया था। 2014 से 2019 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना ने अपना तीसरा कार्यकाल भी पूरा किया था। शेख हसीना ने 2014 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल करके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। हालांकि इन चुनावों की आलोचना हुई। कथित तौर पर ये चुनाव विवादास्पद रहे। चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें और चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी पर कथित दमन की खबरें भी मीडिया में देखने को मिली थी। 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना का चौथा कार्यकाल शुरू हुआ। हसीना ने लगातार 3 बार जीत हासिल की थी। उनकी आवामी लीग ने 300 संसदीय सीटों में से 288 सीटें जीती। हालांकि इन नतीजों को विपक्षी गठबंधन ने नेता कमाल हुसैन ने हास्यास्पद बताया और नतीजों को खारिज कर दिया था। 2024 तक शेख हसीना का कार्यकाल ठीक ठाक रहा, लेकिन जुलाई महीने से देश में अंतर्विरोध चरम पर था। राजनीतिक तनाव के बीच शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल 2024 का साल देश में अस्थिरता का दौर लेकर आया। बांग्लादेश में हुआ छात्र आंदोलन इतना उग्र हो गया कि शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ा। इस घटनाक्रम की टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो 1 जुलाई 2024 देश में छात्रों ने सड़कों और रेलवे लाइंस को जाम कर दिया। कोटा सिस्टम में सुधार की मांग की गई। पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, जिससे तनाव और ज्यादा भड़क गया। 16 जुलाई 2024 के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। 18 जुलाई 2024 प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश टेलीविजन के मुख्यालय और कई सरकारी इमारतों में आगजनी कर दी। तानाशाह को हटाए जैसे नारे गूंजने लगे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शांति की अपील की, लेकिन हालात बेकाबू हो चुके थे। हिंसा में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। 21 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को अवैध करार दे दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं हुए। वो चाहते थे कि सभी प्रकार के आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। 5 अगस्त 2024 प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के आधिकारिक निवास पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वो देश छोड़ भारत चली आई। जनता ने इसे जीत के रूप में देखा और जश्न भी खूब मनाया। कुछ जॉब कोटा का जब शुरू हुआ, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को ऑलमोस्ट 20-25% जॉब कोटा था, मेरे को लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो अवामी लीग की गवर्नमेंट थी, ये समझ नहीं पाई कि इतना अनरेस्ट और इतना रोष और इतना
प्रोटेस्ट इस हालत में जिसमें कि 200-300 लोगों की डेथ होगी, और फिर जब स्टूडेंट्स आ गए, इट बिकेम अनटेनेबल टू स्टे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार की बागडोर नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के हाथों में सौंपी गई। उन्हें एक निष्पक्ष सुधारकर्ता के रूप में देखा गया था, जिनसे उम्मीद थी कि वो बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता की ओर ले जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश में हालात जस के तस बने हुए हैं। अब बात भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों की करते हैं। क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका साथ दिया था। 1971 के युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। इसी वजह से भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध हमेशा से अच्छे ही रहे। भौगोलिक रूप से भी बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही जरूरी टेरिटरी है। बहरहाल बांग्लादेश के साथ संबंधों का एक उदाहरण यह भी है कि उनके पिता की हत्या के बाद भी भारत में उन्हें संरक्षण दिया गया, और अभी 2024 में जब उन्हें देश छोड़ना पड़ा तो सिर्फ भारत ने ही उन्हें शरण दी। भारत और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से लगती है, लेकिन उसकी 94% सीमा भारत से ही लगती है। इसीलिए बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड देश भी कहा जाता है। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश से भारत के संबंध बेहद बेहतर थे। शेख हसीना के भारत से संबंध उनके पिता के समय से ही बेहतर रहे। इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान एक दूसरे के समकक्ष भी रहे और बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भरोसेमंद साथी भी। शेख मुजीबुर रहमान की जब सैन्य विद्रोह में हत्या हुई थी तो उस समय भारत ने शेख हसीना के परिवार को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी। शेख हसीना ने यह बात खुद कई इंटरव्यूज में बताई कि उस समय इंदिरा गांधी ने उन तक जानकारियां भिजवाई थी कि वो उन्हें सुरक्षा और आश्रय देना चाहती हैं। इसके बाद हसीना अपने पति एम वाजेद और 2 बच्चों साजिब और सायमा पुतूल के साथ दिल्ली आ गई। शेख हसीना 5 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली में रही। इसी वजह से उनका गांधी परिवार के साथ रिश्ता बेहद खास है। हसीना जब भारत आती हैं तो गांधी परिवार से मिलना वो नहीं भूलती। ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। भारत में जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही शेख हसीना भारत आई थी। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में किसी विदेशी नेता की यह पहली राजकीय यात्रा थी। तब पीएम हसीना ने कहा था, भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, भरोसेमंद दोस्त और क्षेत्रीय साझेदार है। बांग्लादेश भारत संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं पीएम मोदी को बांग्लादेश आने के लिए आमंत्रित करती हूं। प्रधानमंत्री ने भी बांग्लादेश से मजबूत संबंधों की बात कई बार कही है। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़ा बाजार बनकर उभरा है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। साल 2022-2023 में बांग्लादेश भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 15.9 अरब डॉलर का था। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन की शुरुआत हुई। इस पाइपलाइन को भारत सरकार ने 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया, जिसमें बांग्लादेश में पड़ने वाला हिस्सा 285 करोड़ रुपए में तैयार किया गया। पाइपलाइन का मकसद हाई स्पीड डीजल पहुंचाना है। साल 2023 में ही भारत और बांग्लादेश के बीच अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया गया, जो बांग्लादेश और पूर्वोत्तर को त्रिपुरा के जरिए जोड़ता है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश ने साल 2015 में भूमि सीमा समझौते और क्षेत्रीय जल पर समुद्री विवाद जैसे कई सालों से लंबित पड़े मुद्दों को सफलतापूर्वक सुलझाया था। लेकिन बांग्लादेश पर चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा। भारत और बांग्लादेश 50 से ज्यादा नदियां साझा करते हैं, लेकिन अब तक केवल 2 संधियां
गंगा जल संधि और कुशियार नदी संधि पर ही समझौता बन पाया है। तीस्ता और फेनी नदी के मुद्दे पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। अगस्त 2024 शेख हसीना के बाद बांग्लादेश से भारत के रिश्ते बिल्कुल बदल गए। देखो, साउथ एशिया में बांग्लादेश एक बहुत चंक ऑफ अ कंट्री है जिसकी 20 के करोड़ मेरे ख्याल पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज बहुत हैं, वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं और अरेबियन सी को डोमिनेट करते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को डोमिनेट करते हैं। उधर बर्मा के साथ बॉर्डर लगता है और चाइना से डायरेक्ट थ्रू बर्मा लिंक होता है। चिटागोंग है एंड दोज आइलैंड्स आर देयर जिनकी बात होती रहती है। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो आज की एनी कंट्री विच हैज़ अ कोस्ट लाइन ओवर द इंडियन ओशन विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीजंस, क्योंकि चाइनीज़ का यहाँ पे शिप्स भी लग सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। यूएस को ये है कि साउथ एशिया में एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, इंडिया हम उनके साथ हैं, तो हमारा पूरा दबदबा यहाँ रहे और बांग्लादेश को जब ज़रूरत पड़े लिवरेज कर सकते हैं किसी के खिलाफ भी यूज़ करने के लिए, और ये गेम चलती है। I know that people talk of a color revolution in Bangladesh, etc. I think that it appears a little far-fetched. But whoever it may be wanted, I think the ties between Bangladesh and India are much stronger than the ties between. Other countries may try to take advantage. But I think India has the strength, India has the thing, and today India is also strong today, and therefore we can provide whatever Bangladesh wants. There are internal problems in Bangladesh, but those can be overcome, and I think India can give a helping hand in these matters. So I think for us, Bangladesh is a very important part of our friends and allies. शेख हसीना के जाने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के फैसले को पलटना शुरू किया और महीने भर के भीतर जमाते इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा दी गई। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है और इसकी छवि भारत विरोधी रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इसे आतंकवादी संगठन बताती थी। बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा? सैन्य शासन और लोकतांत्रिक शासन के बीच में झूलता यह देश कई बार भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुका है। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरवाद का बोलबाला है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की इंतहा हो रही है। ऐसे में सत्ता का ऊंट कब किस करवट बैठता है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। इनसाइड आउट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।